हेलो बच्चों, मैं सुशील शुक्ला। आज आपसे मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बेटा, हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में बात किया कि रिप्रोडक्शन है क्या। चूंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो अपने एंसेस्टर को मेंटेन करने के लिए जब अपने ही समान एक यंग वंस बना रहे थे, उसको आप कह रहे थे ये रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब था री मतलब अगेन और प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन। बार बार किसी चीज को फॉर्मेशन करना, बार बार निर्माण करना, इसका मतलब क्या है? वो रिप्रोडक्शन। तो बेटा, पिछले टर्न पे हम लोगों ने देखा कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी वो दो रूपों में थी, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ये बहुत सारे मेथड्स के रूप में आपने देखा। इसमें फिशन था, फ्रेगमेंटेशन था, बडिंग था, रीजनरेशन थी, स्पोर फॉर्मेशन था, बहुत सारे इसके मेथड्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्योंकि बेटा इसमें कोई गैमीट काम नहीं कर रहा था, सीधे वो एक ही इंडिविजुअल अपने समान वो सीधे एक आइडेंटिकल कॉपीज बना रहा था जिसको आप क्लोन कह रहे थे। लेकिन हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये बात करते हैं कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक या एक से अधिक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें बेटा गैमीट फॉर्मेशन भी है। बिना गैमीट के ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो आज हम लोग बात करते हैं जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसी के आगे प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मॉडिफिकेशन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है बेटा कि प्लांट का कोई एक वेजिटेटिव पार्ट वो जर्मिनेट करता है, उसके अंदर कोई एपिकल बड्स बनती है और बड्स ही आगे चलकर एक नए यंग वंस या नए प्लांट्स को जर्मिनेट करता है। तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और एक बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हो रहा है, रूट में भी हो रहा है, स्टेम में भी हो रहा है, लीव्स में भी हो रहा है। इस रूट, स्टेम और लीव्स का कोई एक ऐसा एडवेंटिटियस पार्ट्स है, कोई ऐसा एपिकल पार्ट्स है जो जर्मिनेट होकर एक नए प्लांट्स को बनाने वाला है। तो ये प्राकृतिक रूप से है, ये नेचुरल रूप से है। लेकिन बेटा बहुत सारा ऐसा भी रिप्रोडक्शन है जो हम लोग आर्टिफिशियल करते हैं। आर्टिफिशियल के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कटिंग होता है, लेयरिंग होता है, ग्राफ्टिंग होती है। इसके अलावा हम देखते हैं टिश्यू कल्चर फॉर्मेशन हम करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के रूप में हम फॉर्मेशन करते हैं। ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत है। तो अगर हम बेटा बात करें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हो रहा है, प्लांट्स में तीन पार्ट्स हैं। एक बेटा रूट है, एक स्टेम है, एक लीव्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं जरा रूट्स की। आपको बेटा पता है रूट्स, जड़ें, आपको पता है कि कोई भी प्लांट है उसमें जड़ें जरूर होंगी, क्योंकि जड़ें नहीं होंगी तो सॉइल से जितना भी हमारा वाटर और मिनरल्स है वो हमारे प्लांट्स तक नहीं पहुंचेगा और हमारा जो प्लांट है वो बेटा ग्रोथ नहीं करेगा। तो अगर हम रूट्स को देखें तो रूट्स तो हमारी दो प्रकार की हैं। एक हमारी टैप रूट है और एक एडवेंटिटियस या फाइब्रस रूट्स हैं। बेटा आपको पता है जैसे टैप रूट की अगर हम बात करें तो जितने डाइकॉट प्लांट होते हैं, जितने डाइकॉट प्लांट होते हैं बेटा उसमें हमारी टैप रूट पाई जाती है।
कौन सी रूट? टैप रूट। टैप रूट का मतलब है कि ये ऐसी रूट्स है जिसमें ब्रांचेस है, बहुत दूर दूर तक ये रूट्स फैलती चली जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट। इसके अलावा एक प्लांट होता है मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट में हम देखें ऐसी रूट्स जो बहुत अधिक फाइबर्स के रूप में होती है, गुच्छे के रूप में होती है बेटा, रेशे के समान होती है, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट्स। एडवेंटिटियस रूट्स। अब ये जो टैप रूट या एडवेंटिटियस रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स भी कह रहे हैं। तो ये दोनों जो रूट्स है, ये दोनों ही रूट्स में मॉडिफिकेशन बेटा होता है, ये दोनों ही रूट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो अगर हम रूट्स को देखें तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे टैप रूट। अब आपको पता है कि टैप रूट के अगर हम एग्जाम्पल आपको दें तो टैप रूट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है रूट्स का, टैप रूट का, एक होता है फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म एक ऐसी रूट है जिसमें ऊपर से ये रूट बेटा पतली होती है, बीच में थोड़ा सा मोटी होती है और नीचे की ओर फिर पतली हो जाती है। इसको बोलते हैं टैप रूट, इसको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म बेटा। क्या बोलते हैं? फ्यूजीफॉर्म। ये देखिए इस प्रकार की रूट क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। ये ऊपर की रूट पतली हो रही है, बीच में मोटी हो गई और नीचे फिर पतली हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजीफॉर्म, है ना। और आप देखते हैं कि फ्यूजीफॉर्म का एग्जाम्पल है, हम मूली खाते हैं, मूली में क्या है, ये देखिए आप, बीच की जो रूट्स है काफी मोटी है, ऊपर पतली है, नीचे पतली। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें स्टोर फूड मटेरियल जो है वो स्टोर हो गया। फूड मटेरियल स्टोर होने के कारण इसने अपने शेप को बदल लिया है, तो इसको बेटा बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म। एक होता है कोनीफॉर्म, दूसरा होता है कोनीफॉर्म। बेटा इस प्रकार की रूट जो होती है वो ऊपर से मोटी है और नीचे से बिल्कुल पतली होती है, ऐसे चली जाती है। और आप देखते हैं एग्जाम्पल है गाजर। गाजर में आप देखिए कि इस प्रकार की जो रूट है वो ऊपर से बिल्कुल क्या है, मोटी है और नीचे बिल्कुल पतली होती चली आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम कोनीफॉर्म। एक और टैप रूट का एग्जाम्पल होता है नैपीफॉर्म। नैपीफॉर्म का मतलब क्या है बेटा? अगर नैपीफॉर्म का मतलब देखें तो इस प्रकार की रूट्स ऐसी होती है कि जैसे ये बहुत अधिक ये ऐसे घड़े जैसी रचना बना लेती है, फूल जाती है और ये देखिए ये ऐसे फूल जाएगी, ये जैसे आप देखते हैं चुकंदर में, सलजम में, ये बिल्कुल घड़े जैसे रूप बना ले रही। क्यों? बहुत अधिक मात्रा में इसमें फूड मटेरियल स्टोर हो जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में फूड मटेरियल स्टोर हो रहा है, इसलिए इसने अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टैप रूट का एग्जाम्पल देखें तो टैप रूट का एक तो हमने फ्यूजीफॉर्म बताया बेटा, एक कोनीफॉर्म बताया और एक नैपीफॉर्म बताया। इसको क्या बोलते हैं? नैपीफॉर्म। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं टैप रूट के जो अपने अपने आकार को चेंज करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। इसी प्रकार ये तो मैंने बात की कि इस प्रकार का टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो रहा है या टैप रूट अपने शेप को चेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में फूड स्टोर हो रहा है। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार मोनोकॉट प्लांट में एडवेंटिटियस रूट्स की, ये तो टैप रूट है जो मूसला प्रकार की जड़ें हैं, बहुत अधिक ब्रांचेस हैं, उस प्रकार की जड़ों में ऐसा मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन बेटा बहुत सारी ऐसी भी रूट हैं जिसमें एडवेंटिटियस रूट्स, और एडवेंटिटियस रूट्स का अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं तो दो मेन एग्जाम्पल है, एक तो डहेलिया
और बेटा एक स्वीट पोटैटो। डहेलिया और स्वीट पोटैटो को अगर आप देखें तो उसमें भी क्या है कि जो रूट आप देख रहे हो वो अनियमित आकार की हो जा रही है, इरेगुलर शेप हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी फूड मटेरियल स्टोर हो जा रहा है। आप देखिए डहेलिया की जड़ें हैं, अब इस डहेलिया के जड़े में क्या है कि फूड मटेरियल स्टोर हो गया, इसने अपने आकार को, शेप को बदल लिया, अनियमित आकार की हो गई। और देखिए इसमें फाइबर के समान ये जड़ें हैं, चूंकि फाइबर के समान जड़ें हैं इसलिए ये क्या है, ये एडवेंटिटियस रूट्स है। तो इसका मतलब क्या, ये डहेलिया है। इसी प्रकार हम स्वीट पोटैटो में देखते हैं, शकरकंद जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा अनियमित शेप की जो भी उसका ये ट्यूबर आप देख रहे हैं वो हो जाता है, और नीचे से क्या है, बहुत पतली माइन्यूट रूट्स फैली होती हैं। तो क्या है ये एडवेंटिटियस रूट्स का मॉडिफिकेशन है। लार्ज अमाउंट में फूड मटेरियल स्टोर हो गया है और उसने अपने आकार को बेटा चेंज कर लिया। तो पहला हमने जो बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रूट्स में, एक तो टैप रूट में हमने आपको फ्यूजिफॉर्म, कोनीफॉर्म, नेपिफॉर्म की बात की, और एडवेंटिटियस रूट्स में हमने आपसे बात की एक तो डहेलिया की और एक बेटा स्वीट पोटैटो की, है ना। तो ये तो पहला चल रहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है, ग्वावा है, पापुलस है, डहेलिया है, एल्पीजिया है, स्वीट पोटैटो है। इस प्रकार से हमने आपको बताया। अब आप देख रहे हैं दूसरा जो मॉडिफिकेशन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। पहला तो रूट का मॉडिफिकेशन आपने देख लिया कि फूड मटेरियल स्टोर हुआ और इरेगुलर शेप की रूट्स बन गई, चाहे वो टैप रूट हो और चाहे एडवेंटिटियस रूट्स हो। लेकिन अगर हम देखें स्टेम की बात करें, आपको बेटा पता है कि स्टेम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या है कि ऐसा तना, ऐसा स्टेम जो अंडरग्राउंड है, जो भूमि के अंदर है। और जब भूमि के अंदर है तो उसमें भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब देखें अगर हम, तो पहला जो हमारा मॉडिफिकेशन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम में, पहला मॉडिफिकेशन है राइजोम। बेटा राइजोम क्या है, आपको पता है कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें जिंजर आता है। अगर आप जिंजर को देखें तो इस प्रकार जिंजर में अगर हम देखें बहुत सारी नोड्स और इंटर नोड्स निकलती हैं। बहुत सारी इंटर नोड्स निकलती हैं और इस प्रकार से नीचे की ओर एडवेंटिटियस रूट्स भी फैली होती हैं। स्केली लीव्स होती हैं, चारों तरफ से स्केली लीव्स लगी होती हैं। और आप देखते हैं कि अगर जिंजर को देखें तो वो क्या, अनियमित शेप है, इरेगुलर शेप दिख रही। क्यों? क्योंकि उसकी नोड्स और इंटर नोड्स ही क्या है, इरेगुलर होकर फैल रही है। बहुत सारी नोड्स और इंटर नोड्स ऐसे निकल आती है, आपने देखा होगा ऐसे, ये देखिए ऐसे नोड्स और इंटर नोड्स निकल आती है ऐसे, और ये इस प्रकार की रूट्स होती है जिसको बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट्स। ये तो ये बेटा क्या है, राइजोम का एग्जाम्पल है। स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इसने अपने शेप को बदल लिया, बहुत सारी स्केली लीव्स बन गई और नोड्स, इंटर नोड्स बन गए और उसने अपने पूरे शेप को चेंज कर दिया। तो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। आप सॉइल को हटाओगे तो आप जब जिंजर को निकालते हैं तो उसमें रूट्स भी लगी होती है। यही रूट्स पतली पतली रूट्स होती है, फाइबर्स के समान। ये कैसी रूट्स है, ये बेटा वही रूट्स है जिसको बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट्स। ये पतली पतली लीफी लाइक होती है। तो ये क्या है, ये राइजोम का बेटा एग्जाम्पल हमने बताया। इसके बाद एक होता है कॉर्म। आप कॉर्म देखिए, कोलोकेशिया और क्रोकस। आप इसमें देखते हैं जैसे आप ये खाते हैं अरवी, बंडा, ये सब है ना, ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। और इसमें भी क्या होता है, बहुत सारा शेप इसका चेंज होता है, बहुत सारा फूड स्टोर हो जाता है और अपने शेप को क्या है, शेप बदल जाता है। उसमें भी देखिए आपने अरवी, बंडा में देखा है बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। सॉइल के अंदर वो जर्मिनेट हो रही है, स्टेम है, स्टेम मॉडिफाइड हो रहा है और बहुत सारे नोड्स, इंटर नोड्स डेवलप हो रहे हैं, एपिकल बड्स निकल रही है और आप देखिए उसको आराम से आप निकाल लेते हैं। और ऊपर से इसमें भी क्या है,
ये जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से, तो ऊपर से भी इसमें क्या है, स्केली लीफ जैसे बन जाती है। ये देखिए ये, और तमाम इंटरनोड्स ऐसे डेवलप होते हैं। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है कॉर्म्स का, जिसमें कोलोकेशिया और बेटा क्रोकस को रखा गया है। इसके बाद एक आता है बल्ब। बल्ब में एक ओनियन है और एक बेटा गार्लिक है। आपने देखा है कि ओनियन और गार्लिक ये दोनों ही क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं है, ये दोनों अंडरग्राउंड स्टेम है। और ये इसकी जो स्टेम है, उस स्टेम में जो इसकी स्केली लीव्स है बेटा वो फ्लैसी हो जाती है। आप देखिए ये मान लीजिए ओनियन है, तो इसकी ये जो अंदर स्केली लीव्स है ये बहुत अधिक फ्लैसी होती है बेटा, मांसल होती है। ये सब क्या है, स्केली लीव्स है, ये फ्लैसी होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम ये भी है, स्केली लीव्स। और यहां पर आप देखिए ऐसे रूट्स ऐसे निकली होती है ना, फाइबर्स रूट्स होती हैं इसमें। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल हमारा क्या है, ओनियन और गार्लिक। आप देखिए स्केली लीव जैसे बनी है, सब फ्लैसी हो गई है। तो ये क्या, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, इसका भी मॉडिफिकेशन अंदर हो रहा है। इसके बाद लास्ट बेटा होता है अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर्स। अब ट्यूबर्स आपको पता है, ट्यूबर्स में क्या आता है, पोटैटो। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा। जो आप आलू खाते हैं, आलू एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं है आलू। आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम है, भूमिगत तना है बेटा। और आप अगर पोटैटो को देखें तो आप देखेंगे कि पोटैटो में, जैसे मान लीजिए ये पोटैटो है इस प्रकार से, तो इसमें बहुत सारी ये आईज जैसी बड्स लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं, आई। और ये जो आई जैसी बड्स है ना, इसी से बहुत सारे क्या है, इसी से नया प्लांट्स जर्मिनेट कर जाता है। इसी से क्या होगा, नया प्लांट्स जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे पोटैटो ऐसे लगे हैं, ये पूरी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इस प्रकार से फैला हुआ है स्टेम, और बड़े बड़े ऐसे ट्यूबर बनते हैं, ये बड़े बड़े ट्यूबर ऐसे बनते हैं। और इधर ये रूट्स फैली होती है ऐसे, ये पूरी रूट्स फैली होती है ऐसे ऐसे। और ये सब क्या होते हैं, ट्यूबर। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर। तो आप जब सॉइल को हटाएंगे तो अंदर ये बड़े बड़े ट्यूबर दिखाई पड़ेंगे। तो ये ट्यूबर क्या है, वही पोटैटो है। ये स्टेम का मॉडिफाइड रूप है, स्टेम मॉडिफाइड हो गया है, तो बड़ा एक रचना बन गई। और इसी फिर ट्यूबर पे बहुत सारी ग्रीन कलर की आई के समान बड्स निकलती हैं, एपिकल बड्स, और वही धीरे से क्या होगी, जर्मिनेट कर जाएगी। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आप आलू को ऐसे रख दें, यूज ना करें, तो उससे नया प्लांट उसी से डेवलप कर जाएगा। तो ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, भूमि के अंदर बहुत सारे तने हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड करके अपने को बदल रहे हैं। तो बेटा ये हमने क्या बताया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अब बेटा अगर हम बात करें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम क्रीपिंग स्टेम, बहुत सारे बेटा ऐसे भी स्टेम होते हैं जो क्रीपिंग स्टेम कहलाते हैं। क्रीपिंग मतलब जैसे रेंगने वाले, है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टेम हैं, जैसे आप अगर देखें, आप ग्रास को देख लीजिए, जैसे दूब घास होती है या नॉर्मल घास होती है, आप अगर देखिए तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो क्रीपिंग स्टेम है, यही स्टेम क्या बना रहा है, रनर। इसको क्या बोलते हैं, रनर। एक रनर दूसरे रनर से ऐड होता चला जा रहा है। आप देखिए ये ग्रास है, यहां से ये रनर बना, फिर यहां आया, फिर ये रनर हुआ, फिर, और जितने रनर बनते जाएंगे उससे नया नया ये प्लांट्स डेवलप होता जाएगा और नीचे की ओर हमारी फाइब्रस रूट्स निकलती जाएगी। तो ये क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम क्रीपिंग स्टेम है। बहुत सारे ऐसे स्टेम होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पानी के अंदर या पानी के ऊपरी सतह पर लगे हुए हैं, तो ये क्या, रनर बनाते हैं। दूसरा होता है स्टोलन।
अब आप देखते हैं स्टोलन, जैसे एक आपने देखा है, दूसरा एक प्लांट हम आपको बताएं वेलिशनेरिया। आपने देखा है वेलिशनेरिया पानी के अंदर है, तो वेलिशनेरिया में अगर आप देखें तो ये स्टोलन बनता है। उसमें भी क्या है, एक ऐसे पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं स्टोलन। एक स्टोलन से दूसरा प्लांट हमारा डेवलप हो गया और आगे ऊपर देख रहे हैं टर्मिनल बड्स बन गई है और एडवेंटिटियस रूट्स लगी हुई है। तो ये क्या है, ये स्टोलन है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्टोलन बीज का ये पार्ट्स बनेगा। ये भी क्या है, स्टेम का मॉडिफाइड रूप है। इसके अलावा एक होता है बेटा ऑफसेट। ऑफसेट में क्या है, इकॉर्निया, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इकॉर्निया को। तो इस ऑफसेट में आप देखें तो ये भी क्या है, ये देखिए ऑफसेट ऐसे बनता है। ये क्या बना, ये देखिए ऑफसेट। इसमें भी ये भी क्या है, ये भी बेटा स्टेम का मॉडिफाइड रूप है। इसमें ऊपर की ओर लीव्स बनेगी और नीचे की ओर रूट्स देखिए इसमें बनती जा रही है। ठीक है ना। तो ये क्या है, इकॉर्निया है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ये भी क्या है, क्रीपिंग स्टेम का एक एग्जाम्पल है। तो बहुत सारा रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, बहुत सारे क्रीपिंग स्टेम में हो रहे हैं, जिसमें एक तो मैंने रनर्स आपको बताया जो कि ग्रास वगैरह में पाया जाता है, एक आपका स्टोलन है जो वेलिशनेरिया में पाया जाता है, एक आपका ऑफसेट है जो इकॉर्निया में होता है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर बन रही है, ये सब स्टेम का मॉडिफाइड रूप है। स्टेम के मॉडिफाइड रूप से ही एक दूसरा प्लांट आगे जुड़ता जाता है और उस प्लांट्स के आगे जो रूट, स्टेम और लीव्स हैं वो अपने आप डेवलप होते चले जाते हैं। अब अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम एरियल सूट्स, बहुत सारे ऐसे भी तने का प्रकार है, सूट्स हैं जो पूरे हवा के संपर्क, हवा के ऊपरी वायवीय भाग में है, वो पूरे जो है हवा वाले भाग में है। इसका मतलब मिट्टी के अंदर नहीं है ना, ऐसा है कि आधा मिट्टी में है आधे हवा में है। ये क्या है, वायवीय सूट्स हैं। इसका मतलब हवा के संपर्क में आने वाले ये तने हैं। तो ये क्या है, ए स्टेम सेगमेंट ऑफ अप्यूनिया and other cacti develops into a new plants where they fall on the ground similarly in many plants. A detached piece of stem or twig having at least one nodes can give rise to new plants. आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं। जैसे आपने नागफनी को देखा है या कैक्टस को देखा है, आप नागफनी या कैक्टस को लगाएंगे तो आप देखिए इस प्रकार से, ये देखिए आप इस प्रकार से और आपने देखा है कि अप्यूनिया या नागफनी में जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में बदल जाती हैं, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेंटेन करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए नागफनी में जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में, कांटों में बदल जाती हैं, है ना। तो ये क्या है, ये अप्यूनिया है और एरियल सूट्स है। ये क्या है, एरियल सूट, और ये सब क्या है, स्पाइन्स। तो अगर हम देखें नागफनी में तो वो भी क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो एरियल सूट्स के रूप में हो रहा है। तो कैक्टस को भी हम देख सकते हैं और नागफनी को भी देख सकते हैं। ये भी क्या है, मॉडिफिकेशन है। अब बेटा अगला हम बात करते हैं, चूंकि हमने आपको बताया रूट में भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, स्टेम में भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, अब लीव्स में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो लीव्स है उस लीव्स से ही एपिकल बड्स निकलती है और वही एपिकल बड्स आगे चलकर नए प्लांट्स को जन्म दे देती है। जैसे अगर हम आपको एक लीव्स दिखाएं और आपको पता है वो लीव्स क्या है, ब्रायोफिल्लम। ये जैसे मान लीजिए ये ब्रायोफिल्लम है, अजूबा की पत्ती जिसको बोलते हैं बेटा, इस प्रकार की ये अजूबा की पत्ती है। और अजूबा की पत्ती से ही आप देखें
ये एपिकल बड्स निकलती है और इसी से नए प्लांट्स ये देखिए ऐसे डेवलप हो जा रहे हैं। ये एपिकल बड्स है, इस प्रकार की बड्स बन रही है और बड्स से ही एक नए प्लांट्स डेवलप हो जा रहे हैं। इसका मतलब है पत्ती से ही एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है। तो एक तो ये बिगोनिया, इसमें भी ऐसा ही होता है, और ब्रायोफिल्लम इसमें भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लीव्स की बात करें तो लिखा हुआ है द मेनी प्लांट्स डेवलप एडवेंटिटियस बड्स ऑन देयर लीव्स, दीज बड्स ऑन डिटैचमेंट कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट्स। इतना मतलब क्या है बेटा कि जो हम ये लीव्स देख रहे हैं इसमें आप देखिए बहुत सारी वेजिटेटिव बड्स बन रही है और ये जो वेजिटेटिव बड्स है यही ग्रो करने वाली है और ग्रो करने के बाद एक नए प्लांट्स को जन्म देगी। इसका मतलब पत्ती से ही हमारे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ये हमने आपको दिखाया डायग्राम में। इसके बाद अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बल्बिल्स, बल्बिल्स क्या है? दीज आर स्पेशलाइज्ड फ्लैशी एंड राउंडेड बड लाइक स्ट्रक्चर, these structure can give rise to new plants on defacement. एग्जाम्पल क्या है? एगेव, ऑक्जेलिस, डाइस्कोरिया, पाइनएप्पल लिली। अगर आप देखें तो इसमें एक फ्लैशी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है बल्बिल्स के रूप में, और ये बल्बिल्स के रूप में स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं बल्बिल्स। और इसी बल्बिल्स से क्या है? एपिकल बड्स निकलेगी और यही एपिकल बड्स आगे चलकर एक नए प्लांट्स को डेवलप कर देती है। इसमें आप ऑक्जेलिस में देख सकते हैं जिसको हम खट्टी बूटी कहते हैं, या एगेव में देख सकते हैं। एगेव का एक मेन एग्जाम्पल है ये कि ये पूरा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, फ्लैशी पार्ट होता है जिसको बल्बिल्स कहते हैं, और इसी फ्लैशी पार्ट से नया बड्स निकल के एक पूरा नया प्लांट डेवलप होगा। तो ये बेटा हमने बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई बल्बिल्स के द्वारा भी हो रहा है और लीव्स के द्वारा भी कैसे नए प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं। इसका मेन एग्जाम्पल ब्रायोफिल्लम है, अजूबा की पत्ती। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने बात की नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने देखा है कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक तो नेचुरल मेथड से हो रहा है जिसमें रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये सभी के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद आर्टिफिशियल रूप से भी हम प्लांट को रिप्रोड्यूस कराते हैं। जैसे बेटा पहली प्रोसेस हम आपको अगर डिस्कस करें तो पहली प्रोसेस होती है कटिंग। आपने देखा है कि कटिंग का सबसे अच्छा मेन एग्जाम्पल हम आपको बताएं, शुगर केन। गन्ने को आपने देखा है, गन्ने को आप लीजिए और गन्ने को लेने के बाद नीचे से जो उसकी स्टेम का पार्ट है उस स्टेम के पार्ट को नाइफ से काट लीजिए। काटने के बाद उसको सॉइल में आप जर्मिनेट कर दीजिए और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी फिर से वो क्या होगा, रूट्स के रूप में नीचे की ओर डेवलप होने लगेगा और ऊपर वो अपने आप एडवेंटिटियस बड्स के रूप में पूरा नया प्लांट जर्मिनेट होने लगेगा। तो कटिंग को हम देखते हैं, जैसे तो लेमन में भी हम कर सकते हैं, हम टर्मरिन में कर सकते हैं, ब्लैकबेरी में कर सकते हैं, चाइना रोज में, और शुगर केन इसका मेन एग्जाम्पल है। जैसे आप ये प्लांट में देख रहे हैं कि हमने कटिंग किया है, कट करके कैसे इस प्लांट को हम लगा रहे हैं तो धीरे से कैसे वो डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। अगला अगर हम बात करें बेटा लेयरिंग की, तो आप लेयरिंग में देख रहे हैं, जैसे जास्मीन में हम देखें, हम स्ट्रॉबेरी में देखें, हम ग्रेप वाइन में देखें, चेरी में देखें, तो लेयरिंग करते हैं अलग अलग। और लेयरिंग के द्वारा हम देखें ये डायग्राम में लेयरिंग हो रही है मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, और कैसे वो वहां से नया प्लांट डेवलप कर रहा है किनारे से। तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जिसको हम आर्टिफिशियल रूप से जर्मिनेट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम गुटी निर्माण भी करते हैं, जैसे लीची में, लेमन में, गुआवा में, ऑरेंज में। हम देखें गुटी बनाते हैं, गुटी लगाते हैं, और गुटी बनाने के बाद उसी जब गुटी लगाते हैं तो उससे हमारी क्या है, एडवेंटिटियस रूट्स निकलती है और नया प्लांट हमारा डेवलप होने लगता है। तो ये भी क्या है? वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसके बाद अगला होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं
कि एक स्टेम लेते हैं जिसमें रूट्स लगी होती है नीचे से, और एक दूसरे स्टेम को लेते हैं जो विदाउट रूट होती है। तो एक नीचे वाले जो स्टेम है उस स्टेम में नए वाले जो दूसरा आपने स्टेम लिया है ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन को हम इसमें अटैच करते हैं, और अटैच करने के बाद धीरे से जब अटैच कर लेते हैं तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि उससे जो नया हमारा एडवेंटिशियस बड्स बनेगा, इसका मतलब नया जो प्लांट्स बन रहा है उसमें सिमिलर कलेक्टर होंगे, उसमें दोनों स्टेम के समान रूप से करेक्टर आ जाएंगे। तो ये बेटा क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। अब बेटा हम बात करते हैं, ये तो जितनी भी प्रोसेस हमने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स को आपने देखा। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात की, नेचुरल रूप से और आर्टिफिशियल रूप से। इसके बाद हमारा दूसरा जो रिप्रोडक्शन है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने बेटा पहले भी आपसे बात की है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक या एक से अधिक गैमीट, एक या एक से अधिक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। जिनमें एक या एक से अधिक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिनमें गैमीट फॉर्मेशन जरूर होगा, बिना गैमीट के ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो गैमीट बनना बहुत जरूरी है। तो बेटा हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको पता है कि गैमीट, मेल गैमीट भी होते हैं, फीमेल गैमीट भी होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, सिनगैमी से एक नया जाइगोट डेवलप होता है बेटा। लेकिन अगर बेटा हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में हम आपको बता दें कि प्लांट्स में जो गैमीट बनते हैं वो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वही गैमीट बनाता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, सेपल्स है, पेटल्स है, पिस्टिल है, स्टेमन है, ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और प्लांट्स में क्या होता है कि पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन पौधे में डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, पहले पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो अगर हम देखें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो हमारे इवेंट्स हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था। तो बेटा अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। आपको पता है कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में गैमीट जरूर बनेंगे। अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी एक प्लांट है, आपने देखा है, तो एल्गी में अगर हम बात करें तो एल्गी में वहां गैमीट्स बहुत सारे हैं। वहां पर आइसोगैमीट भी है, एनाइसोगैमीट भी है, ऊगैमीट भी है। तो गैमीट कहीं भी बन सकते हैं, किसी भी प्लांट में बन सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। लेकिन गैमीट बनने की जो प्रोसेस है वो बेटा होती है गैमेटोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल हम मैन में अगर बात करें कि मैन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें गैमीट फॉर्मेशन है। तो गैमीट फॉर्मेशन है का मतलब क्या है कि उनमें गैमेटोजेनेसिस हो रही है। इसका मतलब है कि इस गैमेटोजेनेसिस को दो प्रोसेस में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बेटा क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस है। दूसरा होता है ऊजेनेसिस, दूसरी इसकी प्रोसेस होती है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का निर्माण, अंड का निर्माण ऊजेनेसिस कहलाता है। तो इसका मतलब है कि स्पर्म बन रहे हैं और ओवा बन रहे हैं। तो स्पर्म और ओवा ये दोनों मैन में बनने वाले गैमीट हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब है गैमेटोजेनेसिस इट इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस
इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड oogenesis इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो ये तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या बनेगा, गैमीट। अब ये जो गैमीट बन गया है, इस गैमीट का क्या होगा, इस गैमीट का होगा बेटा फर्टिलाइजेशन, जिसको सिनगैमी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक मेल गैमीट, ये मान लीजिए स्पर्म है, ये कैसा है, मेल गैमीट है, और ये ओवा है, ये क्या है, फीमेल गैमीट है, और दोनों में क्या हुआ, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, और आगे क्या बन गया, जाइगोट। आगे क्या बन गया बेटा, जाइगोट। तो इसका मतलब क्या है कि जब गैमीट हमारा बन गया है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो गई है, तो उस गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, और जब फ्यूज होंगे तो तुरंत जैसे ही फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद की जो स्टेज बनेगी वो बनेगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसका मतलब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा जाइगोट। तो इसका मतलब अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या बना, जाइगोट बन गया है। अब बेटा यही जाइगोट आगे चलकर इस जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। मान लीजिए ये जाइगोट है, इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का विभाजन होगा, और जब जाइगोट का विभाजन होगा तो बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस बनेंगी इसमें। और वो डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होंगी, एक बेटा मारूला होगा, एक ब्लास्टुला होगा, एक ब्लास्टोसील होगी, एक गैस्टुला बनेगा, आर्चिंट्रान बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, और फिर से न्यू बेबी हमारा डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जाइगोट का जहां क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज के बाद जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बनेंगी, उस प्रोसेस को कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका मतलब है कि क्लीवेज के बाद जो भी स्टेजेस बन रही है उसमें हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस हो रही है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक तो बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, और उस जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जब उसमें क्लीवेज हुआ, तो क्लीवेज होने के बाद जो स्टेजेस हमारी बन रही है डेवलपमेंटल, उससे हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब एम्ब्रियो फॉर्म हो गया तो एम्ब्रियो से ही नया हमारा यंग वंश डेवलप होगा। तो आपको पता है कि ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमारा एनिमल्स में भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है बेटा। तो आज हमने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो प्रोसेस हैं। हम लोग बेटा अपने तीसरे लेक्चर में हम आपको अब बात करेंगे अगले टॉपिक पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। चूंकि रिप्रोडक्शन तो एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कैसे हमारा फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। जो फ्रूट्स हमारा बनता है वो फ्रूट कैसे, कुछ तो फॉल्स फ्रूट बनते हैं, कुछ ट्रू फ्रूट्स बनते हैं, वो पूरी प्रोसेस हम आपको बेटा बताएंगे। आज जो मैंने आपको डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मॉडिफिकेशन था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके बारे में हमने बात की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बेटा बात की। ये बेटा आपको लेक्चर अगर हमारा पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल में आप जाइए, रिनाइंट लर्निंग सोल्यूशन को सब्सक्राइब करें, और हमारे लेक्चर को बेटा शेयर करें, कमेंट्स करें, और लाइक करना बेटा ना भूलें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी ये लेक्चर प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छे टॉपिक हम आपको दिखा सकें। तो बेटा आज मैंने ये आपसे डिस्कस किया। ओके, थैंक्स।